हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की करंट की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत खास है। आपके वनडे वाले बच्चों के लिए इस क्लास से बाहर करंट अफेयर के सवाल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपकी करंट अफेयर के लिए सफिशेंट होगी। चलिए, क्लास को एंड तक आपको देखना है और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, यहाँ पे पहला सवाल है कि हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है। तो फिल्म फेयर OTT अवार्ड की बात करें तो फिल्म फेयर OTT अवार्ड है, यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म 2024 का जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये किसको मिला है। आलिया भट्ट को मिला है, करीना कपूर को, कैटरीना कैफ को या कृति सेनन को। इसका सही आंसर क्या होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, फिल्म फेयर OTT की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिल्म फेयर OTT की बात कर रहे हैं, है ना। तो फिल्म फेयर OTT अवार्ड की बात कर रहे हैं और ये अवार्ड है हमारा 2024 का। इस अवार्ड की बात कर रहे हैं। ये जो अवार्ड है 2024 का, पहली बात तो भाई ये जो है किसको दिया गया है तो पहली बात तो ये कौन से क्रम के अवार्ड थे तो जी क्रम था इनका, ये 5वें क्रम के अवार्ड हैं, 5वें क्रम के हैं। और ये किस फिल्म को मिले हैं, तो देखो ये जो यहाँ पे किस फिल्म को दिया गया है। अगर यहाँ पे फिल्म की बात करें तो भाई किस फिल्म को दिया है, ये जो है फिल्म का नाम हो जाएगा अमर सिंह चमकीला। तो किसको दिया गया है, अमर सिंह को। और अमर सिंह को दिया गया है किसके लिए, चमकीला के लिए, है ना। चमकीला की बात करें तो ये चमकीला के लिए दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ट एक्टर की बात करें तो एक्टर कौन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एक्टर की बात करते हैं तो एक्टर हो जाएंगे दिलजीत सिंह। अगर यहाँ पे दिलजीत सिंह की बात करूँ तो ये हो जाएंगे दिलजीत सिंह। और दिलजीत सिंह को किसके लिए मिला है, तो दिलजीत सिंह की अगर बात करी जाए, दिलजीत सिंह को मिला है दो सांस के लिए। किसकी, कौन सी मूवी है, दो सांस की बात करें, दो सांस के लिए। और इसके बाद में अगर एक्टर्स की बात करें तो भाई एक्टर्स कौन हो जाएंगे जिनको ये अवार्ड मिला है, तो ये एक्ट्रेस हो जाएंगी यहाँ पे, ये हो जाएंगे इम्तियाज़। अच्छा, यहाँ पे अगर एक्ट्रेस की बात करें तो ये करीना कपूर है। एक्ट्रेस की बात करें तो ये हो जाएंगी करीना कपूर। कौन हो जाएंगी, करीना कपूर की बात करें, इनको मिला है। और बेस्ट एक्टर की बात करें यहाँ पे मैंने बात करी थी, अच्छा एक्टर तो बता दिए है मैंने, यहाँ पे दिलजीत सिंह है और एक्ट्रेस करीना कपूर हैं। डायरेक्टर कौन है, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है। अगर डायरेक्टर की बात करी जाए तो डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, तो डायरेक्टर हैं इम्तियाज़ अली। कौन है, ये हैं आपके इम्तियाज़ अली। और इम्तियाज़ अली की बात करें तो ये दिया गया है इम्तियाज़ अली को। अच्छा, करीना कपूर को दिया गया है किस फिल्म के लिए दिया गया है, जाने जान के लिए। कौन सी फिल्म है इनकी, तो इनकी फिल्म है जाने जान। इसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा इसके बाद में यहाँ पे करीना कपूर की अगर मैं बात करूँ तो करीना कपूर को एम्बेसडर भी बनाया गया है। किसका, तो इनको यूनिसेफ का एम्बेसडर भी बनाया गया है ना। किसका, यूनिसेफ का एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आज आंसर आ जाएगा आपका करीना कपूर, है ना, सैफ अली खान वाली करीना कपूर। करीना कपूर को जो है ये एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। चलिए, आंसर होगा ऑप्शन बी है ना। और अगर यहाँ पे देखो, अगर ये तो खैर एक्ट्रेस हैं और एक्टर की बात करें तो दिलजीत सिंह को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है सॉरी आप बताएंगे मुझे यहाँ पे तब तक कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है। और ये भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर की बात करें तो इसका राष्ट्रीय अवार्ड किसे दिया गया है। और ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की आधिकारिक जो एंट्री मिली है, अधिकारी एंट्री, ये किस फिल्म को मिली है। देखो, अगर यहाँ पे दादा साहेब अवार्ड की बात करें तो ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। किसको मिला है, ये मिला है आपका मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का जो अवार्ड मिला है फीचर फिल्म का,
तो ये राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला है? ये जो मिला है ये मिला है आपका आरटीएम मलयालम फिल्म को। किसको मिला है? ये मिला है आरटीएम, और ये मलयालम फिल्म है ना, मलयालम की बात करें तो ये मलयालम को मिला है। और ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है? तो ये जो आधिकारिक एंट्री मिली है ये मिली है लापता लेडीज़ को। किसको मिली है? लापता लेडीज़ को। लापता लेडीज़ मूवी जो है इसको मिली है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 2 है, देखते हैं। हाल ही में इस्लामिक विद्रोही समूह की बात करें तो इस्लामिक विद्रोही समूह के द्वारा कब्जा किया गया है, और ये है आपका अलेप्पो शहर। तो ये अलेप्पो शहर कहाँ पड़ता है? जहाँ पे इस्लामिक विद्रोही समूह ने कब्जा कर लिया है। तो ये फिलिस्तीन में पड़ता है, यूक्रेन में पड़ता है, सीरिया में, या फिर इजराइल में। तो ये कहाँ पर पड़ता है? देखो एक शहर है जिसका नाम है अलेप्पो। अब जो ये अलेप्पो शहर है, इस अलेप्पो शहर की बात करें तो इस अलेप्पो शहर पर कब्जा किया है इस्लामिक विद्रोही ने, है ना। तो पहली बात तो वही, ये शहर पड़ता कहाँ पर है? इस शहर की बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी? इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है आपका सीरिया में। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सीरिया में, और सीरिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? दमिश्क, है ना। सीरिया की कैपिटल होगी दमिश्क, बिल्कुल ये कैपिटल हो जाएगी। तो सीरिया में एक शहर है अलेप्पो, यहाँ पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, करा क्या है? तो जी क्या बोलते हैं, अधिकार कर लिया है, विद्रोही अधिकार हुआ है। कैसा? तो आप कहेंगे जी यहाँ पे अधिकार कर लिया है, और अधिकारी कैसा है? विद्रोही अधिकार है है ना। तो ये विद्रोही अधिकार हुआ है यहाँ पर। क्षेत्र तो ये अगर मैं बात करूँ तो भाई इस क्षेत्र पर अधिकार की बात करें तो इस क्षेत्र पर अधिकार की, तो ये जो क्षेत्र आता है जो हयात तहरीर अल शाम वाला क्षेत्र है, किसका है? ये है आपका जो हयात तहरीर अल शाम की बात करें तो अल शाम वाला ये क्षेत्र आता है जिस पर यहाँ पे कब्जा किया गया है। अच्छा, 8 साल पहले इसको आज़ाद कराया गया था इस क्षेत्र को। तो 8 साल पहले इसको जो आज़ादी मिली थी वो किससे मिली थी? अगर इसकी आज़ादी की बात करें तो लगभग 8 वर्ष पहले की बात है। और ये 8 वर्ष पहले किससे? तो ये किस एरिया की बात करें? रूस और सीरिया से। किससे? यानी कि ये जो क्षेत्र आता है रूस और जो सीरिया वाला क्षेत्र आता है इससे, है ना, अलग हुआ था। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया वाला क्षेत्र है, ये आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे विद्रोही कब्जा कर लिया गया है। चलिए अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ध्यान रखेंगे किसका है? बैडमिंटन टूर्नामेंट है, 2024 का है, और इसके लिए महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो भाई महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, और किसके लिए? वुमेन्स के लिए है। तो भाई ये टीसा जॉली ने जीता है, पीवी सिंधु ने, गायत्री गोपीचंद्र ने, या फिर ब्लू ओ यू के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? बात कर रहे हैं सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की। तो जी बात हो रही है आपकी सैयद मोदी इंटरनेशनल जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इस बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात हो रही है। ठीक है 2024 के। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो भाई इसका संबंध किससे होगा? सैयद मोदी ट्रॉफी की सबसे पहले बात करें तो इसका संबंध किससे होगा? सीधी सी बात है, ये बैडमिंटन की ट्रॉफी है। किसकी है? ये है बैडमिंटन की ट्रॉफी है। ठीक है, बैडमिंटन की ट्रॉफी हो जाएगी, बैडमिंटन ट्रॉफी है ये। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है, इस बैडमिंटन की शुरुआत कब करी गई थी? सैयद मोदी की शुरुआत की बात करें तो ये 2004 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ये फ़िलहाल में कहाँ पर हो रही है? तो ये फ़िलहाल में कहाँ हो रही है? जो बाबू बनारसी स्टेडियम है यहाँ पर। कहाँ पर? तो ये फ़िलहाल में आपकी बाबू बनारसी स्टेडियम की अगर बात करें तो ये बाबू बनारसी स्टेडियम में ये यहाँ पे टूर्नामेंट ट्रॉफी हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मेल में इस ट्रॉफी को किसने जीता है? अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो मेल में किसने जीता है? मेल में जीतने वाले हैं आपके लक्ष्य सेन। ठीक है, ये हैं लक्ष्य सेन हो जाएंगे, लक्ष्य सेन ने जीता है। फीमेल में किसने जीता है? तो जी फीमेल में जीती हैं पीवी सिंधु। कौन जीती हैं? पीवी सिंधु। अच्छा, पीवी सिंधु ने हराया किसे है? तो कंट्री है मलेशिया। अगर बात करें, ये तो विजेता हैं, ये तो इस ट्रॉफी की फीमेल विजेता हैं।
अगर यहाँ पे उपविजेता की बात करें कि जी इस ट्रॉफी की उपविजेता कौन है, उपविजेता की अगर बात करी जाए तो उपविजेता कौन होंगी, तो जी ये हो जाएंगी, क्या बोलते हैं, मलेशिया की क्या नाम है उनका, इनका नाम मुझे बताएंगे, मुझे मेरे दिमाग से स्लिप हो गया एकदम। चलिए याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, है ना, आप उपविजेता बताएंगे। तो यहाँ पे इनका आंसर हो जाएगा, चलिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पीवी सिंधु ने अंतर्राष्ट्रीय मोदी बैडमिंटन ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है, सॉरी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति की बात करें, इसका संबंध किससे होगा। तो भाई एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है हरिमो शक्ति, एक अभ्यास है जिसकी बात कर रहे हैं हम, हरिमो शक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये अभ्यास है हरिमो शक्ति। हरिमो शक्ति एक्सरसाइज की अगर बात करी जाए तो ये 2024 की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। चलिए ये किन किन देशों के बीच होती है, सबसे पहले तो वही किस किस के बीच में होती है, कौन कौन से देश हैं। अगर यहाँ पे देशों की बात करें तो कौन कौन से देश आते हैं, एक आता है भारत, और भारत के साथ कौन सा देश आता है, मलेशिया आता है। ठीक है, भारत और भारत के साथ में मलेशिया कंट्री, इन दोनों के बीच होती है। इस बार 2024 में इसका कौन सा संस्करण हुआ है, अगर इसके संस्करण की बात करें तो इस बार 2024 में भाई इसका कौन सा संस्करण हुआ है, इसका 4th नंबर का संस्करण हुआ है, चौथा। ठीक है, ये हुआ कहाँ पर है, ये एडिशन अगर करें तो जी होस्ट किसने करा है इसको, अगर होस्ट की बात करें तो जी इसका होस्ट कहाँ हुआ है, ये हुआ है आपका मलेशिया में। कहाँ पर, मलेशिया का एक जगह पड़ता है बैंटोंग, और बैंटोंग कैंप में इसका आयोजन हुआ है ना। बैंटोंग कैंप की बात करें यहाँ पे, और ये पड़ता है मलेशिया में, है ना। तो जी यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है मलेशिया में ही। यहाँ से भारत से कौन सी रेजिमेंट गई थी, अगर भारत से बात करें तो भारत से कौन सी रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया था, तो भारत में गई थी महार रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट थी, महार रेजिमेंट ने हिस्सा लिया था। अब मलेशिया के साथ हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, ये करी क्यों जा रही है, काम क्या है आखिरकार इसका। अगर भाई इसके काम की बात करें क्यों करी जा रही है, तो जंगलों में जो आतंकवाद फैला हुआ है उससे जो परेशान है उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए, है ना। तो जंगलों का जो आतंकवाद है, जंगलों के आतंकवाद को ख़त्म करना है, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए भाई ये एक्सरसाइज की जा रही है। ठीक है, अच्छा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भारत के साथ में मलेशिया, ऑप्शन सी, भारत और मलेशिया के बीच में यहाँ पे हरिमो शक्ति होता है। अच्छा, इनके बीच में कोई एक्सरसाइज और भी होती है कि इनके बीच में कुछ अन्य एक्सरसाइज भी होती हैं क्या, बिल्कुल। जैसे समुद्र की बात करें, समुद्र लक्ष्मण की, है ना, तो ये किसके बीच में होती है, समुद्र लक्ष्मण की बात करें तो समुद्र लक्ष्मण ये किसके बीच में होती है, मलेशिया के बीच में। साथ में एक उदार शक्ति भी होती है, उदार शक्ति एक्सरसाइज की बात करें तो उदार शक्ति, साथ में हरिमो शक्ति, समुद्र लक्ष्मण, ये सारी एक्सरसाइज कहाँ होती हैं, भारत और मलेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो ये भारत और मलेशिया के बीच एक्सरसाइज रही है जिसका नाम है हरिमो शक्ति, याद रखेंगे। अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक कौन बने हैं, नागोजी ओंकाजा-इवेला हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं, अजय बंगा हैं, या टेड्रोस एडनॉम है। अब देखो सारे नाम आपको सुने हुए लग रहे हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा कितनी बार नाम आता है, बहुत फेमस नाम है। अजय बंगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेड्रोस एडनॉम भी, ये सारे, नागोजी ओंकाजा-इवेला, ये सारे के सारे नाम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहे हैं। बात हो रही है आपकी यहाँ पे विश्व व्यापार जो संगठन है इसके बारे में चर्चा की जा रही है, WTO के बारे में। अब WTO की बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब होती है,
इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है आपकी 1 जनवरी 1995 को। कब होती है? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा इसका? अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड की बात करें तो जी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि जिसके महानिदेशक कौन बने हैं। अच्छा, ये क्या पहले से WTO ही है? नहीं, WTO से पहले क्या था? ये WTO से पहले की बात करें तो WTO से पहले क्या था? ये था GATT। इसको बोला जाता था GATT, GATT। और GATT कब बना था? ये बना था 1948 में बना था, और 1948 के बाद में इसका नाम चेंज किया गया 1995 में, जब इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया था, है ना। ठीक है। अब बात आती है जिसके महानिदेशक कौन बने हैं। अब इसके जो महानिदेशक बनी हैं, तो इन महानिदेशक की बात करें तो इसके महानिदेशक जो बनी हैं, ये बनी है नागोजी ओंकाजा-इवेला। ठीक है, नागोजी ओंकाजा-इवेला, नागोजी ओंकाजा-इवेला इसकी महानिदेशक बनी है। क्या ये पहली बार बनी है? नहीं। आंसर तो देखो ऑप्शन ए होगा, नागोजी ओंकाजा-इवेला। तो भाई ये इसकी महानिदेशक बनी है। लेकिन इनके अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो जो इनका कार्यकाल है, इनका ये कार्यकाल पहला नहीं है, ये अपने लगातार दूसरी बार, इनका लगातार दूसरी बार इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है। अब देखो कार्यकाल की बात करें तो भाई इनका कार्यकाल कितने टाइम का रहता है? तो ये 2025 को, यानी कि बात करें 1 सितंबर 2025 की बात करें, 2025 को ये 4 साल के लिए अपना कार्यकाल फिर से संभाल लेंगी। तो अभी तो ये 1 सितंबर तक रहेंगी, फिर उसके बाद में फिर से, यानी कि 1 सितंबर 2025 से अपने कार्यकाल को फिर से संभालेंगी 2025 से। ठीक है। कहाँ की रहने वाली हैं ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? ये हैं नाइजीरिया की रहने वाली हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है नागोजी ओंकाजा-इवेला। देखो इनकी बात करें तो यहाँ पे सेलेक्ट हुई हैं ये। नेक्स्ट WTO डायरेक्टर जनरल की बात करें, और ये प्रथम वीमेन है, ये जो है यहाँ पे प्रथम महिला हैं WTO की महानिदेशक बनने वाली। ठीक है, महानिदेशक बनने वाली, और ये दूसरी बार भी बनी है। तो लगातार दूसरी बार बनने वाली, ये पहली महिला महानिदेशक भी यही बनी है, लगातार 2 बार महिला निदेशक यही बनी है। ठीक है, नागोजी ओंकाजा-इवेला नाइजीरिया की रहने वाली हैं और WTO की डायरेक्टर जनरल बन चुकी हैं। चलिए, अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा की बात करें, ये उबर शिकारा सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो भारत की है और पहली है। चलिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? तो ये जैमन झील में शुरू हुई है, चिल्का झील में, लोकटक झील में, या फिर डल झील में। चलिए बताएंगे। देखो बात हो रही है यहाँ पे उबर शिकारा की। अब उबर शिकारा सेवा है, ये कैसी सेवा है? उबर शिकारा सेवा, पहली बात तो ये कैसी सेवा है? सबसे पहली बात देखो तो ये है कैसी सेवा? ये जल परिवहन सेवा है। कैसी सेवा है? तो अगर मैं बात करूँ भाई क्या है, ये है क्या चीज़? सबसे पहले तो ये है आपकी जल परिवहन सेवा है ये। ठीक है, ये जल परिवहन सेवा है। ठीक है, जल परिवहन सेवा है, ठीक बात है। लेकिन ये शुरू कहाँ पर हुई है? तो देखो अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये जो शुरू हुई है, ये शुरू हुई है आपकी डल झील में। कहाँ पर हुई है? ये हुई है आपकी डल झील में। और डल झील कहाँ पड़ती है? डल झील पड़ती है आपकी श्रीनगर में, श्रीनगर, और श्रीनगर पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर ये जो उबर शिकारा सेवा है, जल परिवहन सेवा शुरू हुई है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ये किसकी देखा देख शुरू हुई है? किसकी देखा देख? तो ये किसकी तर्ज पर शुरू की गई है? अगर बात करें किसकी देखा देख, तो जो वेनिस में इटालियन सेवा चल रही है, वेनिस इटालियन की सेवा पर, वेनिस इटालियन सेवा, इसकी तर्ज पर इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पे डल झील। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन देखो अब ये भारत की तो है ही, भारत की तो पहली सेवा है ही,
लेकिन जल परिवहन सेवा भारत की, बल्कि ये एशिया की भी पहली है। तो एक इम्पोर्टेंट लगाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे भारत के साथ में, भारत तो है ही प्लस में अगर एशिया की बात करें तो एशिया की, भारत और एशिया की पूरे, ये प्रथम प्रथम जल परिवहन सेवा होगी, प्रथम जल परिवहन सेवा है ये, ठीक है, जल परिवहन सेवा है। तो ये इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये है उबर शिकारा सेवा, यहाँ पे आपको उबर दिखाई देगा, यहाँ पे आपको शिकारा। तो इस प्रकार की ये जल परिवहन सेवा शुरू की गई है और ये करी गई है डल झील में, ठीक है। और ये है आपकी जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पड़ती है। आगे बात करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, जिसको दिव्यांग दिवस बोला जाता है, ये 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सॉरी, कब किया गया है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या 4 दिसंबर को? किस डेट को इसको सेलिब्रेट किया गया है? चलिए, दिव्यांग दिवस की बात करें तो भाई आप मुझे बताएंगे ये जो दिव्यांग दिवस है, ये दिव्यांग दिवस 2024 की बात करें तो जी ये कब मनाया गया? तो दिव्यांग दिवस की बात करें तो सबसे पहली बार भाई ये कब मनाया गया? ये मनाया गया, सॉरी 3 दिसंबर की बात करेंगे, गलती से लिखा गया 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब होती है कि भाई ये शुरुआत कब से हुई? तो एक घोषणा की गई थी 1992 में, 1992 में इसकी घोषणा करी गई और 1992 से इसको मनाया जाना शुरू कर दिया। 2024 की थीम क्या रही थी? तो भाई इस बार ये किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये जो मनाया गया था समावेशी और टिकाऊ विकास में विकलांग व्यक्तियों का योगदान, है ना, लिख देती हूँ, समावेशी विकास में, समावेशी साथ में टिकाऊ विकास, समावेशी और टिकाऊ विकास में विकलांग व्यक्तियों का योगदान। विकलांग व्यक्तियों का योगदान, ये इस बार इसकी थीम रही है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इस बार इसकी थीम क्या रही है। अच्छा, एक अभियान भी था, जिस अभियान को, एक अभियान था जिसका नाम था सुगम्य भारत अभियान। तो इसके लिए एक अभियान भी शुरू किया गया था। उस अभियान की बात करें तो यह है सुगम्य भारत अभियान, ठीक है, सुगम्य भारत अभियान। और यह अभियान कब शुरू किया गया दिव्यांगों के लिए? अभियान की बात करें तो ये शुरू किया गया था 2015 में, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है दिव्यांग दिवस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे डे सेलिब्रेट किया गया है वो है आपका 3 दिसंबर को। चलिए, आप देखेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ द, यहाँ पे डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो ये 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी थीम भी है साथ में। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ बनाया गया है? इस पे आप स्टार जितने लगाएं कम है। वैसे देखो, इस क्लास के सभी क्वेश्चन आपके लिए स्टार वाले हैं। आप जितने भी, मैं यहाँ पे आपको जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन कराती हूँ, सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी आप इसको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। तो पंबन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? असम में, गोवा में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? बताएंगे। देखो, बात किसकी हो रही है? वर्टिकल रेल ब्रिज की बात हो रही है। कैसा ब्रिज है? तो पहली बात तो जी ये वर्टिकल ब्रिज है। कैसा है? वर्टिकल रेल का ब्रिज है। अब ये जो रेल ब्रिज है, अगर इसकी बात करें तो भाई इस ब्रिज का नाम क्या है? अगर इस ब्रिज की बात करें तो इसका नाम रखा गया है पंबन ब्रिज। क्या नाम रखा गया है? इसका नाम है आपका पंबन ब्रिज, पंबन 2.0, ठीक है। ये ब्रिज रखा गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों रखा गया है? ऐसा इसलिए रखा गया है कि एक ब्रिज पहले, इससे पहले एक ब्रिज और था, तो ये पुराना ब्रिज था। और पुराना ब्रिज क्या था? पुराना ब्रिज था आपका 105 साल पुराना ब्रिज था वो, ठीक है, पंबन 1। तो पंबन 1 जो था ये 1 साल पुराना ब्रिज था। अब ये काम नहीं कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो वहाँ पे स्पीड बहुत स्लो थी और भी बहुत सारी
किल्लतें आ रही थी, जिसको देखते हुए यहाँ पे पम्बन 2.0 ब्रिज जो है इसको शुरू किया गया। चलिए अब ये दूसरी बात आती है कि जो पम्बन ब्रिज है ये कहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये जो ब्रिज शुरू किया गया है ये किया गया है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर? ये तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इसको शुरू किया गया है। तो भाई शुरू कब किया गया है, दूसरी बात ये भी आती है। तो इसको 15 दिसंबर को इसको शुरू किया जाएगा, 15 दिसंबर को शुरू किया जाएगा। और ये रेल यातायात का काम करेगा, क्योंकि रेल ब्रिज है तो ये कैसा काम करेगा? रेल यातायात का काम भी करेगा। ठीक है। और दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखना है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखना। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो ब्रिज है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत का प्रथम वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। तो कैसा है ये? प्रथम है भारत का। ठीक है, भारत का प्रथम है जो वर्टिकल है, वर्टिकल है और लिफ्ट ब्रिज है। ठीक है, इसमें लिफ्ट लगी हुई है तो ये लिफ्ट ब्रिज होगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस पर भाई ट्रेन की जो है स्पीड कितनी होगी और ये कितना लंबा होगा, कुछ चीज़ें चलो यहाँ पे देखेंगे। तो ये आप एक यहाँ पर देख रहे हो, एक ब्रिज यहाँ पे भी बना हुआ दिखाई दे रहा है ये आपको, ये तो ये जो ब्रिज था ये पम्बन 1 था। ये कैसा था? ये था आपका पम्बन 1 ब्रिज। ठीक है, पम्बन 1 ब्रिज था। अब इस ब्रिज पर काम नहीं हो रहा था तो इस ब्रिज को तो कर दिया खत्म। अब जो ये वाला ब्रिज बनाया गया है तो ये जो है आपका, ये कौन सा है जी? ये है आपका पम्बन 2.0 ब्रिज। ठीक है, और इसको शुरू कब किया जा रहा है? तो जी 15 दिसंबर को इसको शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ पे भाई जो रेल निकाली जाएगी यहाँ पे, है ना, तो रेल जो चलेगी इसकी स्पीड कितनी होगी? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेल की स्पीड कितनी होने वाली है, कितनी तेज़ी से रेल यहाँ पे जा सकती है, तो रेल की अगर स्पीड की बात करूँ तो 80 किलोमीटर पर आवर से जा सकती है। तो एक तो भाई रेल की स्पीड तेज हो गई, है ना। दूसरी बात ये है कि ये जो ब्रिज है कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर इस ब्रिज की बात करें कि जी ये ब्रिज कहाँ से कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, है ना। तो यहाँ पे ब्रिज ये तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक होगा? पम्बन द्वीप का जो मंडपम है ना, यहाँ पे पम्बन द्वीप की बात करूँ तो जो पम्बन द्वीप का मंडपम है, मंडपम, इस पम्बन द्वीप के मंडपम से और ये रामेश्वरम तक होगा। कहाँ तक? इधर ये होगा रामेश्वरम तक। ठीक है, रामेश्वरम तक होगा। ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो है जैसे मान लिया जाए ट्रेन आकर के चलेगी, अब मान लिया जाए यहाँ पे, अच्छा इसकी लंबाई कितनी होगी, लगभग कितने मीटर, कितना लंबा होगा? अगर इसकी लेंथ की बात करें कि जी इसकी लंबाई कितनी होगी, है ना, तो लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई होगी 2.1 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे लिफ्ट लगाई गई है इसमें, ये जो आप एक सिस्टम देख रहे हो है एक लिफ्ट है। अगर मान लिया यहाँ से जहाज को गुजरना होगा तो ये ब्रिज क्या करेंगे, इस ब्रिज को उठा देंगे, ये उठ जाएगा। ठीक है, लगभग कितना ऊंचाई उठेगा? 17 मीटर तक ये जो है 17 मीटर ऊंचा उठ सकता है, 17 मीटर ऊंचा उठ जाएगा, जिससे यहाँ पे आसानी से कोई भी जहाज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में मारबर्ग वायरस से कहाँ पर 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। एक वायरस है जो बहुत तेजी से फैल रहा है जिसका नाम है मारबर्ग वायरस, और ये 15 से ज़्यादा लोग इसकी डेथ की चपेट में आ चुके हैं। तो भाई ये कांगो में ऐसा हुआ है, रवांडा में, नाइजीरिया में या सोमालिया में। चलिए, एक वायरस है जिसका नाम है मारबर्ग वायरस। ठीक है, मारबर्ग वायरस है ये। और इस वायरस की अगर मैं बात करूं, मारबर्ग वायरस की बात करूं, तो मारबर्ग वायरस जो है इसका दूसरा नाम है ब्लीडिंग आई वायरस, इसको कहते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको कह सकते हैं ब्लीडिंग आई वायरस, है ना, ब्लीडिंग आई वायरस, हम इसको ब्लीडिंग आई वायरस इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्लीडिंग आई वायरस भी कह सकते हैं इसको। क्यों भाई? क्योंकि ये आंखों को बहुत ज़्यादा, ये आंखों से प्रभावित हो रहा है। अब देखो ये इसमें क्या है, कैसा है ये, तो ये बहुत ज़्यादा, अगर इसकी प्रवृत्ति की बात करें तो ये संक्रमित है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से फैल सकता है। तो इसका नेचर कैसा है? संक्रामक बीमारी है एक प्रकार की। कैसी है? ये है आपकी संक्रामक बीमारी है ये। ठीक है, चलिए ये पहली बात संक्रामक बीमारी है। अब इसके लक्षण क्या होंगे भाई, इसमें किस प्रकार का, इसके अगर लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण किस प्रकार के होंगे?
आंख से खून निकलना, जैसे आंख से खून निकलना, ठीक है, आंख से खून निकलना, या फिर आंख में खून का थक्का जमना, या फिर आंख में जो है खून का थक्का जमना। ये जो है भाई यहाँ पे इसका कुछ ऐसे इसके जो है यहाँ पे लक्षण या सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब ये जो है आपका बात करें मार्बर्ग वायरस, तो ये भाई ये कौन सा किस परिवार का वायरस है, अगर यहाँ पे बात करें तो ये किस परिवार का वायरस है। अगर इस वायरस की बात करें तो वायरस परिवार की बात करें तो भाई किस परिवार का हो जाएगा, ये होगा किलो वायरस। तो भाई ये है आपका किलो वायरस, ठीक है, किलो वायरस होगा। अब बात आती है कि पहला यहाँ पे केस कहाँ आया है। तो देखो सबसे पहली बात करें भाई, पहला पूछता है आपसे कि पहला केस कहाँ आया, और पहली फर्स्ट केस आपसे पूछेगा, और फर्स्ट मृत्यु कहाँ पर हुई है ये भी आपसे पूछेगा। तो जो पहला केस आया था वो आया था जर्मनी में। कहाँ पर आया था, पहला केस आया था जर्मनी में, और जर्मनी के भी किस एरिया में, तो ये आया था मारवर्ग शहर में। जर्मनी के भी जो मारवर्ग शहर है, इस मारवर्ग शहर में आया था, इसीलिए इसका नाम मारवर्ग पड़ा है ना। तो भाई किसके, जर्मनी के मारवर्ग शहर के नाम पर ही इसका नाम मारवर्ग पड़ा है। अब बात करें कि देखो मारवर्ग तो जर्मनी में है इसीलिए इसका नाम मारवर्ग पड़ गया, लेकिन भाई लोगों की मौत कहाँ पे सबसे ज्यादा हुई, तो सबसे पहले जो मौत देखी गई थी वो देखी गई थी रवांडा में। कहाँ पे, ये देखी गई थी रवांडा में, और रवांडा के भी कहाँ पे, किगाली में। रवांडा के भी कहाँ पे, किगाली में देखी गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रवांडा में यहाँ पे इसकी मृत्यु देखी गई है। इस प्रकार का खून का थक्का जमेगा या फिर आंख से खून निकलेगा, तो इस प्रकार के जो है सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। अगला सवाल नंबर 10। चलिए सवाल नंबर 10 क्या है, देखते हैं सवाल नंबर 10 को। चलिए, हाल ही में पवन कॉम्पेली की बात करें तो पवन कॉम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है। तो भाई ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, ई गेम की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ई गेम है ये। मलेशिया में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, या फिर जापान में, कहाँ पर। तो देखो इसका आंसर बताएंगे। पहली बात तो ये है कि भाई एक एशियाई ई स्पोर्ट गेम चल रहे हैं, है ना। तो भाई ये चल रहे हैं आपके एशिया के एशियन ई स्पोर्ट्स गेम की बात करें, ई स्पोर्ट्स गेम, तो भाई ये जो है गेम्स यहाँ पे चल रहे हैं 2024 के। मतलब ई स्पोर्ट्स गेम भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं ई स्पोर्ट्स गेम। तो पहली बात, इससे पहले थे क्या, नहीं भी। तो ये किस क्रमांक के होंगे भाई, कौन से नंबर के होंगे, तो अगर इनकी क्रम की बात करी जाए तो जी पहले ही हैं, पहली बार ये गेम खेला जा रहा है, पहली बार, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात भाई, इसको होस्ट कौन कर रहा है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है इन गेम का आयोजन हो रहा है बैंकॉक में। कहाँ पे, बैंकॉक पड़ता है थाईलैंड में। तो जो बैंकॉक है, इस बैंकॉक की बात करें तो जी बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में इसका आयोजन हो रहा है। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ पे एक नाम है पवन कॉम्पेली का, तो इसमें एक ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। क्या नाम है भाई, ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो यहाँ पे एक ब्रॉन्ज मेडल है, और ब्रॉन्ज किसने जीता है, तो ये ब्रॉन्ज जीता है पवन कॉम्पेली ने। किसने, पवन कॉम्पेली की बात करें तो पवन कॉम्पेली के द्वारा ये जीता, पवन कॉम्पेली ने जीता है। और भाई किसमें, कौन सा गेम में जीता है, तो ई फुटबॉल में जीता है। किसमें, ई फुटबॉल की बात करें तो ये ई फुटबॉल में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। हराया किसे है, अगर ये जीते हैं तो जी हराया किसे है, तो भाई इन्होंने हराया है इंडोनेशिया के आसगार्ड को। तो एक बच्चा है जिसका नाम है आसगार्ड को इन्होंने हराया है, और ये हैं इंडोनेशिया के, ठीक है, इंडोनेशिया के आसगार्ड को हराया है। तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो भाई ये खेले जा रहे हैं थाईलैंड में, और इसका फर्स्ट एडिशन है, और ये हो रहा है बैंकॉक के थाईलैंड में। पवन कॉम्पेली भारत के हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है इंडोनेशिया के आसगार्ड को हरा करके, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर के हैं ये, फर्स्ट नंबर के, कभी आप इसको 2 समझो, पहला नंबर है, ठीक है, प्रथम। चलिए
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो भाई ये हैं आपके पवन कॉम्पेली जो जीत चुके हैं। बाकी चीज़ें हम देखेंगे कल। आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर